जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट चैप्टर 9 का आगम संप्राप्ति की धारणाएं कर लिया हमने अच्छे से। जिसने नहीं देखा है आइकन बटन में उसको शो हो जाएगा, पहले वो जाके क्लियर कर ले। देन सेकंड पार्ट क्या है, क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट समझ में नहीं आएगा, उसको करा नहीं होगा, तो सेकंड पार्ट कैसे समझ में आएगा, है ना। क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा पहले कड़ी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके विकास स्टडी पॉइंट पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाक से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नहीं आए फटाक से जुड़ जाएं, और जिन बच्चों को अभी पता नहीं चला है, तो जो बच्चे देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का हिस्सा क्या था हमारा, विभिन्न बाजारों में पाए जाने वाले आगम वक्रों का तुलनात्मक अध्ययन। अभी हमने किस चीज के बारे में समझा, हमने पार्ट फर्स्ट में TR, MR और AR ये तीनों क्या होते हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है इसका, वो सब कुछ हमने क्लियर कर लिया फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में ना अलग अलग बाजार, वो बाजार कौन कौन से हैं, वो बाजार है आपके परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन बाजारों के बारे में कुछ विवरण जान लेते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि इन बाजारों में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना। अब मजा आएगा इसमें, तो ध्यान से सुनना। ये वो बाजार है जिसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं। तो ये बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होती है, अब देखना, जो पॉइंट पे निशान लगाने जा रहा हो ना, उस पॉइंट को चाहे तो लिख लो। ये एक विशेषता के रूप में आने वाली पूर्ण प्रतियोगिता की कौन कौन सी, ये वो स्थिति है बाजार की जिसमें समरूप वस्तुओं की बहुत क्या होती है, सबसे पहला समरूप वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। समरूप का मतलब हो गया आपका सिमिलर गुड्स या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, ध्यान देना, सिमिलर कमोडिटी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर भी होते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, 1 2 3। आगे, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म केवल बाजार कीमत पर ही अपने उत्पादन का विक्रय कर सकती है। कौन सा कीमत, बाजार कीमत, यानी कि मार्केट में उस कमोडिटी का जो भी प्राइस चल रहा है ना, उसी प्राइस पर उस बेचने वाले को बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है, अगर मेरे कंज्यूमर बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे कंज्यूमर हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर आ रहे हैं, नहीं, जो सेलर हैं, बेचने वाले, वो भी बड़ी मात्रा में हैं। तो मान लिया जाए कि एक चीज को बेचने के लिए 10 सेलर हैं और वो अपने कमोडिटी का प्राइस 5 रुपए रखते हैं पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, जो कुछ भी सामान वो बेच रहे हैं। अब मैं जाता हूँ इस मार्केट के अंदर एंटर होता हूँ, तो मैं 11वां सेलर बन जाऊंगा। तो मुझे भी अपना जो प्राइस है उस कमोडिटी का, जो कि इनके जैसा ही है, 5 रुपए ही रखना पड़ेगा। मैं इससे कम कर सकता हूं लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा बाकी 10 लोगों की तरह सेम ही है। अगर मैं अपनी कमोडिटी का प्राइस को बढ़ाऊंगा तो फिर लोग मेरे पास क्यों आएंगे, कंज्यूमर बोलेंगे भैया आपसे सही तो माल भी उनका बढ़िया है, ऊपर से कीमत भी सही लगा रहे हैं, आप तो माल भी अच्छा नहीं दे रहे हो, ऊपर से कीमत भी इतनी ज्यादा, हमें नहीं लेना भैया, हम तो वहीं से ले लेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, ऐसा तो बोलूंगा ना, हाँ हाँ वहीं से जाके लो। नहीं भाई, मैं भी कमाई करने के लिए आया, तो नुकसान क्यों करूंगा अपना। मैं भी बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, अगर उतना लगा रहा है तो हम भी उतना लगा देंगे, आप ले लो, जितना लेना लो, है ना। इसलिए ये बाजार ऐसा होता है जिसमें वस्तुएं समरूप होती हैं और विक्रेता भी बड़ी मात्रा में होते हैं। इसलिए जो अन्य सेलर अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं, वही प्राइस किसी नए सेलर को भी रखना पड़ेगा अगर उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सेल आउट करना है तो। ठीक है ना। अगर मैं वास्तव में कहूं तो पूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में विद्यमान ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो परफेक्ट कंपटीशन है ना मार्केट के अंदर, एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमारे आसपास जितने भी बाजार लगते हैं, मार्केट, सब्जियों के मार्केट, वहां आप देखते हो कि आलू क्या है, सिमिलर कमोडिटी है। ऐसा तो है नहीं आलू केवल 1% बेचता है, नहीं, बहुत सारे पर्सन बेचते हैं।
तो एक जगह जाओगे वो कहेगा 50 का 2 किलो, दूसरी जगह जाओगे हो सकता है कि वो भी 50 का 2 किलो दे रहा हो, लेकिन तीसरी जगह जाओगे तो जरूरी नहीं कि वो 50 का 2 किलो ही दे रहा हो, वो 50 का 2.5 किलो भी दे रहा होगा या उससे महंगा भी दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसको कह सकते हैं ना, अपवाद, एक अपवाद होता है कहने के लिए परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी हमारे आसपास जो इस टाइप के बाजार होते हैं वहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। सो आगे पॉइंट पर जाते हैं। तो अपने उत्पादन का विक्रय कर सकती है, ठीक है, यानी कि बाजार कीमत पर ही अपने उत्पादन का विक्रय कर सकती है। जो भी प्रोडक्शन करती है उसको मार्केट प्राइस जो भी है उसी पर सेल आउट कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो फर्म होती है ना, वो प्रत्येक इकाई की विक्रय कीमत समान होती है। मतलब वही वाली बात हो गई, अगर 10 फर्में हैं, इन सभी का जो प्रोडक्ट है सिमिलर है, अगर 10 ने 5 रखा है तो जो 11वां 12वां 13वां 14वां जितना भी एंटर करेगा सबका प्राइस इतना ही रखना पड़ेगा। इसे कम कर सकता है कोई इशू नहीं है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू हमारा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देना, कौन से मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में हम ये बनाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा एम आर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, वो ए आर के बराबर होता है। ए आर क्या हमारा एवरेज रेवेन्यू यानी कि हमारा प्राइस। बिल्कुल सही बात है, प्राइस तो मेरा कांस्टेंट है ना भैया, वो तो चेंजेबल है ही नहीं, क्योंकि सभी में समान है, सभी बायर का समान है। इसी वजह से जो एम आर आएगा वो भी मेरा कांस्टेंट ही आएगा। तो जब ग्राफ की बात करेंगे ना, तो जो ग्राफ बनेगा इसका एम आर और ए आर का जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है ना। यानी कि मैं इस प्राइस पर कितनी भी कमोडिटी को सेल आउट कर सकता हूं, प्राइस मेरा चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इन द परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट कंडीशन इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ सिमिलर कमोडिटी। Under perfect competition, the firm can sell its output only at the market price. ठीक है। Under perfect competition, the selling price of each unit of the firm is the same. As a result, marginal revenue and average revenue curves are equal. Are equal. ठीक है। So next point पे चलते हैं। और ये रहा उसका ग्राफ जो मैंने आपको समझा दिया कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो ए आर रहेगा और एम आर रहेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेगा। अब इस प्राइस पर मैं कितनी भी कमोडिटी को सेल आउट कर सकता हूँ। इसमें Q1 देखो, Q2 देखो, दो बेचा इसने, तो Q1 भी का प्राइस भी उतना ही था, Q2 का प्राइस भी उतना ही था, दोनों का समान ही था। ठीक है। इसके अंदर के एरिया जो है ना, इसके अंदर का एरिया ये हमारा टीआर कहलाता है, यानी कि टोटल रिवेन्यू। मैंने यहाँ तक बेचा, यहाँ से यहाँ तक का बेचा, तो जितना भी आया वो मेरा टोटल रिवेन्यू कहलाएगा, टोटल रिवेन्यू कहलाएगा, टोटल रिवेन्यू कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सी सिचुएशन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, और वही चीज यहाँ पर समझाई है मैंने, ताकि अगर क्विक रिवीजन करना तो इसको देख के भी आपको क्लियर हो जाए। आगे अब हम बात करेंगे मोनोपोली की। एकाधिकार में हमारा जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है वो कैसा होता है। तो अगर मैं एकाधिकार बाजार की बात करूं तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। पॉइंट नंबर 1, मोनोपोली के अंदर क्या कह रहा है, एक ही विक्रेता होता है, वन सेलर ऑफ कमोडिटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इन दिस कंसेप्ट। तो ये पहला कंसेप्ट का पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कमोडिटी होती है, जो भी हम बेच रहे हैं, उसका एक ही सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, यानी कि बहुत सारे सेलर नहीं होते, केवल एक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं भारत के अंदर जो रेलवे है उस पर एकमात्र अधिकार किसका है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का, है ना। क्या प्राइवेट कंपनियां रेलवे चला सकती हैं? नहीं चला सकती हैं, क्योंकि अधिकार नहीं है उनको। हाँ, जैसे कि कोच वगैरह जो बनते हैं उसमें प्राइवेट कंपनियां पार्ट ले सकती हैं, लेकिन रेलवे को रन करना, टिकट मैनेजमेंट करना, जितने भी हमारे आने जाने वाले लोग होते हैं, यात्री होते हैं, उनका ध्यान रखना, स्टेशन का डेवलप करना, मतलब सारा कुछ जो होता है ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। बेसिकली सबसे मेन जो होता है वो प्राइस, सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है और उसके बदले वो प्राइस ले रही है, तो उसको प्राइस कितना कम करना है, ज्यादा करना है, वो डिपेंड किस पे करता है, गवर्नमेंट पे करता है। तो केवल रेलवे ही ऐसा है, अदरवाइज कोई और प्रोडक्ट अगर मैं लेके चलूं, अगर मैं जहाज के लिए की बात करूं, एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन में बहुत सारे, एयर इंडिगो है, जेट एयरवेज है, किंगफिशर है, तो इसके अलग अलग मालिक है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही मालिक है, सबका अलग अलग मालिक है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राइस है
वो क्या रहेगा, वो कम ज्यादा हो सकता है अपने सर्विसेज के अनुसार। लेकिन रेलवे क्या है, रेलवे मोनोपोली प्रोडक्ट है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो क्योंकि उस वस्तु का विशेष उत्पादन का सिर्फ वही फर्म करती है, अब रेलवे का काम वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी हर एक चीज, अपने इच्छा अनुसार वो प्राइस को कम ज्यादा कर सकती है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जियो, जो जियो सिम है, कहीं ना कहीं ये जब मार्केट में आई है तब से लेकर अभी तक काफी हद तक इसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई है ना। अब कैसे, क्योंकि भले ही मार्केट में दिखने के लिए दो सिम है जो रेस में है, एयरटेल और जियो, लेकिन इससे पहले क्या क्या थी, एयरसेल भी थी, टाटा इंडिको थी, ठीक है, डोकोमो थी, इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया भी है। लेकिन जैसे जियो मार्केट में उतरी, इन सबके धड़ाम कर दिया। एयरसेल तो बेचारा बंद ही हो गया, वो तो खत्म सा हो गया, उसकी समाप्त हो गई। और आइडिया और वोडाफोन अपने आपको बचाने के लिए आपस में मर्ज हो गए। बस एक एयरटेल ही रहा जो ये कह सकते हैं कि बराबर की टक्कर का तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, लेकिन पीछे ही है, थोड़ा पीछे ही है, लेकिन टक्कर वो भी दे रहा है। लेकिन अगर मान लो एयरटेल भी चला जाता, आइडिया वोडाफोन भी बंद हो जाती, तो वहां जियो का मोनोपोली हो जाता। और अगर ऐसा होता ना, तो शायद ये कस्टमर के लिए खराब होता। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रोडक्ट की मोनोपोली हो जाती है ना मार्केट के ऊपर, वो अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा घटा सकता है, और मजबूरन, क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जब केवल एक ही ऑप्शन उनके पास बचेगा, तो जो भी कीमत वो लेगा उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। ये लोगों के लिए नुकसानदायक होता है, भले कंपनी के लिए फायदेमंद हो। तो एक अधिकार की अवस्था में औसत आगम वक्त तथा सीमांत आगम वक्त बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। यह वक्त नहीं है, ये वक्र है, ठीक है, कर्व है। तो जो आपका एवरेज रिवेन्यू का कर्व है और आपका मार्जिनल रिवेन्यू का जो कर्व है, वो बाएं से दाएं नहीं कि लेफ्ट टू राइट, नीचे की ओर होता है, यानी कि ऐसे इस तरीके से गिरते हुए होता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि एक अधिकार वस्तु की अधिक मात्रा का विक्रय करना चाहता है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी। मतलब अगर मोनोपोली है और मोनोपोली के अंदर कोई भी फर्म जिसकी मोनोपोली उसके प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट को वो ज्यादा बढ़ाना चाहती है, ज्यादा सेल आउट करना चाहती है, तो ऑब्वियसली उसे अपने प्राइस को गिराना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अपने प्राइस को कम करेगी, तभी तो जो नीचे तबके लोग हैं जो उसको पहले नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब खरीदना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। So a monopoly is a market condition in which there is only one seller of a commodity. In this market, the firm is the price setter. मतलब इसमें क्या होता है, एक चीज और ध्यान देना, एक अधिकार यानी कि मोनोपोली के अंदर ये क्या होते हैं, प्राइस सेटर होते हैं। प्राइस सेटर मतलब प्राइस खुद फिक्स करते हैं। लेकिन जो पूर्ण प्रतियोगिता है, परफेक्ट कंपटीशन, ये क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। क्या होते हैं, प्राइस टेकर। मतलब कीमत का निर्धारण ये खुद नहीं कर सकती, जो भी कीमत है उसी के हिसाब से ही चलते हैं। तो ये प्राइस टेकर होते हैं, कीमत स्वीकारक होते हैं। और जो मोनोपोली होता है वो कीमत निर्धारक होता है, यानी कि प्राइस सेटर होता है। तो अपनी इच्छा अनुसार अपना कोई भी प्राइस रख सकता है, लेकिन अगर उसको अपनी कमोडिटी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस अपना कम करना पड़ेगा, तभी उसकी कमोडिटी की क्वांटिटी उसकी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, यानी कि तीसरे बाजार पर। लेकिन उससे पूर्व इस ग्राफ को समझ करके इस डाउट को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं मोनोपोली को। देखो यहाँ पर मैंने टेबल्स में बताया आपके लिए, 1 2 3 4, ये क्वांटिटी होगी सेल्स की। ये हमारा प्राइस, इसको कहते हैं हम AR। ये अलग क्वांटिटी पर अलग अलग है। क्यों अलग अलग? क्योंकि सेलर को अपना जो टोटल रिवेन्यू है वो भी बढ़ाना है और सेल्स भी बढ़ानी है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए उसे ऑटोमेटिक अपना प्राइस को गिराना ही पड़ेगा। इसलिए 10 9 8 7 हो गए। इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो भी आपका बढ़ रहा है, 10 18 24 28। भले इसमें जो अंतर बढ़ने का कम हो, गति कम हो, लेकिन बढ़ तो रहा है ना, क्वांटिटी ज्यादा बिक तो रही है ना इसकी। और जो MR है वो इसी के अनुसार 10, इसका डिफरेंस पहले पे 10 हो जाएगा, दूसरे पे डिफरेंस 8, तीसरे पे 8, 24 में से 18 गया 6, चौथे पे 28 में से 24 गया 4। ये क्या हो गया हमारा MR। अब इसका और इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए
हम देख पा रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो हमारा एमआर रहता है मोनोपोली मार्केट की सिचुएशन में एआर से कम होता है, यानी कि दोनों डिक्रीजिंग रेट में होते हैं, दोनों गिर रहे होते हैं, दोनों क्या कर रहे होते हैं, फॉल, गिर रहे होते हैं। लेकिन जो एमआर होता है वो एआर से कम होता है, यानी कि नीचे होता है। तो मोनोपोली के अंदर हमारा जो एआर और एमआर का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, मोनोपोली के अंदर जो एआर होता है वो भी घटता है और एमआर भी घटता है। गॉट इट माय पॉइंट? वही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा मार्केट यानी कि एक आधिकारिक प्रतियोगिता जिसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स जो है ना वो एक अधिकार से मिलते जुलते हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे परफेक्ट कंपटीशन से मिलते जुलते हैं। कैसे, आइए समझते हैं एक एक करके। तो एक अधिकार प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी सिचुएशन होती है कि एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर वस्तु के बहुत से विक्रेता और क्रेता होते हैं। अब ध्यान देना, हमने किसके अंदर पढ़ा, किसके अंदर बहुत सारे सेलर भी होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं। तो बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर, ये हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और वही ध्यान देना, कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता से है, तो प्रतियोगिता के कुछ पॉइंट्स आगे इसके अंदर सेलर और बायर वाले। परंतु प्रत्येक विक्रेता द्वारा बेची जाने वाली वस्तु में दूसरे की तुलना में विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर सेलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हर एक सेलर होता है ना, हर एक सेलर उसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। अब वो किन किन रूपों से अलग हो सकता है, किन किन चीजों से अलग होता है, अभी बताएंगे, उसके बारे में भी आपको। सिंपल तरीका ये है समझने का, हमने इतना समझ लिया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं, लेकिन जो कमोडिटी होती है वो होमोजीनियस होती है, सिमिलर प्रोडक्ट होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर यानी कि एक अधिकार प्रतियोगिता के अंदर बहुत सारे विक्रेता क्रेता तो होते हैं, लेकिन जो विक्रेता होते हैं ना उनके वस्तु जो होते हैं वजन के अनुसार, रंग के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार, पैकेजिंग के अनुसार, ट्रेडमार्क के अनुसार, इन सभी पॉइंटों के आधार पर अलग होते हैं, है ना। मान लिया जाए कि जो इसका प्रोडक्ट है वो इसके प्रोडक्ट से अलग कैसे है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो भार है वो अलग होगा, रंग अलग होगा, आकार अलग होगा, है ना, पैकेजिंग अलग होगी, क्वालिटी अलग होगी, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब कैसे, अब मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आप ऐसा मान लो कि पेप्सोडेंट, ठीक है, पेप्सोडेंट एक टूथपेस्ट है, इसी प्रकार से कोलगेट ये भी एक टूथपेस्ट है। अब पेप्सोडेंट की जो पैकेजिंग होती है या इसकी जो क्वालिटी है, जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, क्या वो इंग्रेडिएंट्स में डाले जाते होंगे, कहीं ना कहीं डाले हो जाते होंगे, लेकिन इसका जो फोकस होता है बेचने का वो अलग पॉइंट होता है, इसका जो फोकस होता है बेचने का वो अलग पॉइंट होता है, दोनों के अलग अलग पॉइंट होते हैं। इसी तरीके से ये आपस में एक दूसरे को अलग बनाती है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रही है, हमारे दांत को चमकाने का, धोने का, साफ करने का, एक ही कर रही है ना, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में अलग हैं। तो किस वजह से अलग है, अपनी क्वालिटी की वजह से, पैकेजिंग की वजह से, रंग, वजन, इंग्रेडिएंट, ट्रेडमार्क, इन सभी की वजह से मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इस स्थिति के अंदर जो वक्र होते हैं ना वो समान होते हैं, परंतु इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता की अवस्था में जो एआर होता है एमआर वक्र से अधिक लोचदार होता है। लोचदार का मतलब होता है जो चेंजेबल होते हैं, ठीक है, इलास्टिक, जो चेंजेबल है, वो जल्दी चेंज हो जाए। यह अंतर एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होने की वजह से होता है। स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है जो उसकी सब्स्टिट्यूट होती है, जैसे कि पेप्सोडेंट, कोलगेट। पहले मैं कोलगेट ला रहा था लेकिन कोलगेट महंगा हो गया, अब मैंने पेप्सोडेंट लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों तो काम एक ही कर रही है ना। एक एग्जांपल और, कॉफी ले लो, टी ले लो, दोनों क्या है, दोनों ड्रिंक प्रोडक्ट है ना, दोनों ड्रिंक प्रोडक्ट है। तो पहले मैं चाय पीता था, नहीं, पहले मैं कॉफी पीता था। अब कॉफी महंगी होगी, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने चाय पीना शुरू कर दिया। तो दोनों पेय पदार्थ हैं, चाहे मैं इसको पीऊं चाहे इसको पीऊं, हाँ फर्क तो आएगा दोनों में, दोनों के स्वाद में फर्क आएगा, मिठास में फर्क आएगा, और कहीं ना कहीं इससे मिलने वाले जो फायदे नुकसान है उसमें भी फर्क आएगा। ठीक है, सो अब इंग्लिश में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट कंडीशन इन विच there are many sellers and buyers of a commodity, but
गुड्स सोल्ड बाय ईच सेलर डिफर इन कंपैरिजन टू द अदर। बहुत सारे सेलर भी होते हैं, बहुत सारे बायर भी होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट ये बेच रहे होते हैं वो दूसरे के कंपैरिजन में अलग होते हैं, वेट की वजह से, आइटम कलर, क्वालिटी, पैकिंग की वजह से। ठीक है, इसके जो कर्व होते हैं बेसिकली सिमिलर ही होते हैं मोनोपोली के अंदर। मोनोपोली के अंदर जो AR और MR होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो AR होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है MR की तुलना में। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में समझते हैं। ये देखो हमारी बिक्री होगी 1 2 3 4, ये सेल्स ऑफ क्वांटिटी, ये प्रोडक्ट कह सकते हो। ये हमारा प्राइस हो गया यानी कि AR हो गया, और ये हमारा TR, ये हमारा MR। फर्स्ट क्वांटिटी पर प्राइस मेरा 10 था, इसलिए TR मेरा 10 आया, MR भी 10, तीनों सेम रहेगा। सेकंड क्वांटिटी पर प्राइस मेरा 9.5 हो गया। देखो जो चेंज आ रहा है ना बहुत कम आ रहा है, चेंज तो आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है। तो TR हमारा 19 हो गया, MR हमारा 9 हो गया, क्योंकि तो इसका डिफरेंस हो गया इसलिए। फिर थर्ड पे 9, 27, 8, फोर्थ पे 8.5, 34 एंड 7। तो हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ बिल्कुल मोनोपोली की तरह बन रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का जो अंतर है ना वो मोनोपोली की तुलना में ज्यादा है। कैसे, देखो ये देखो इनमें जो अंतर था, यहाँ पे देखो पूरा एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक की कमी आ रही है ना, तो इसलिए अंतर इसमें क्या है, अंतर इसमें क्या है, यहाँ पे प्राइस में तो अंतर कम है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर ज्यादा है। यहाँ पे एक कम हो रहा है लेकिन यहाँ पे 2 कम हो रहा है। यहाँ पे एक कम हो रहा है यार, तो यहाँ पे इसकी तुलना में उसका डबल कम हो रहा है। अब इसमें देखिए तो इसमें ये कितना कम हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है, और ये कितना 1 कम हो रहा है। तो काफी हद तक चीजें एकदम सेम ही है, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना कि जो AR होता है वो अधिक इलास्टिक होता है, इसलिए ज्यादा ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, और MR ये Y एक्सिस समीप बनेगा, समीप। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से ग्राफ बना देना, कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने के लिए। ठीक है ना, और वही चीज यहाँ पे समझाई रखी है। मैं आपको इसलिए ये चीज नहीं पढ़ाता क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ा दिया वही चीज दोबारा पढ़ाऊं तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, है ना बच्चों। सो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए मैं लिखता हूँ नोट्स के रूप में, बाकी तो पढ़ा जो रहा हूँ वही चीज आपकी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। सो फाइनली ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा नवा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना बच्चों। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी डाउट है पेज से पूछो, और कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, कहीं कुछ कमी लगे बिल्कुल कमेंट करो, जवाब दो। हम अगर कमी है हमारे अंदर तो उसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी जितना ज्यादा बेटर देना की कोशिश करते उतना ज्यादा बेटर करते भी हैं आपके लिए। आपको करना क्या है, सिर्फ इतना, आपको पसंद आए लाइक, दोस्तों को शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।